Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 2 ईयर फर्स्ट एंड सब्जेक्ट अप्लाइड न्यूट्रिशन यूनिट नंबर 4 एंड इट्स अबाउट द एंटरल एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन। फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। जो एंट्रल रूट है फॉर द न्यूट्रिशन, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके जो डिफरेंट रूट है, जो सेक्स टाइप है ऑफ एंट्रल ट्यूब की अगर हम बात करें, जिस तरह हमने एनजी की बात की थी, हमने ओजी की बात की थी, हमने नेज़ो एंटेरिक की बात की थी, हमने गैस्ट्रो एंटेरिक जिजनम जो ओरल एंटेरिक की बात की थी, हमने गैस्ट्रोस्टोमी की बात की थी, जिजनोस्टोमी की बात की थी। तो सेक्समेंट टाइप को हम डिस्कस कर चुके थे, उसकी कम्प्लिकेशन, उसकी इंडिकेशन। सो दो स्टूडेंट जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे है, सो दे आर सपोज टू वॉच द वीडियो दिस वीडियो फर्स्ट, ताकि क्योंकि उसमें जो मेन टर्मिनोलॉजी है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब वो वीडियो देखेंगे, सो देन द सेकंड पार्ट विल बी वेरी इजी फॉर देम। आज हम पढ़ेंगे पेरेंटल न्यूट्रिशन और इसके टाइप्स। पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि पेरेंटल का मतलब ये है कि जब हम विद आउट ओरल रूट जो मेडिसिन हम देते हैं या जो न्यूट्रिशन हम देते हैं, एंड स्पेशली इंटरवेनसली, यानी वेन के थ्रू, आईवी मतलब वेन के थ्रू जब हम देते हैं न्यूट्रिशन, तो हम उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब डिलीवरी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इंटरवेनसली, फॉर एग्जांपल वाया द ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जब हम दे देते हैं न्यूट्रिशन, तो उसको हम कहते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब जो पेरेंटल न्यूट्रिशन है, इसकी मेन टू टाइप आप कह सकते हैं कि टू टाइप है। द फर्स्ट वन इज अ सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जिसको TPN भी कहते हैं, यानी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन भी उसको कहते हैं। ये डायरेक्टली जो सेंट्रल वेन है उसमें ये मतलब ये डिलीवर की जाते हैं। जो मेन जुगुलर वेन है या जो मेन सेंट्रल वेन है उसमें ये जो है इन्फ्यूज़ की जाती है। दूसरा है पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन, PPN। पेरिफेरल न्यूट्रिशन जो है, दिस इज डिलीवर इनटू अ स्मॉलर एंड पेरिफेरल जो वेंस होते हैं उसके थ्रू हम उसको दे देते हैं। तो टू मेन टाइप है पेरेंटल न्यूट्रिशन की। एक को हम कहते हैं TPN, जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन भी उसको कहते हैं, जो मेन सेंट्रल वेंस है उसके थ्रू हम देते हैं। और PPN का मतलब है कि पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन है, और ये जो पेरिफेरल वेन है हमारे पास या जो स्मॉलर वेन है उसके थ्रू हम उसको दे देते हैं। अब व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, अगर हम दोनों को कंपेयर करें, TPN को वर्सेस PPN, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर TPN का मतलब है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, और PPN का मतलब है कि जो पेरिफेरल पेरेंटल या पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन भी उसको कहते हैं। अब जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है, ये गिवन व्हेन पेशेंट रिक्वायर, क्या ये जब पेशेंट को रिक्वायर होते हैं तो तब हम ये दे देते हैं। लेकिन जो PPN है, ये हम हर किसी पेशेंट को हम दे सकते हैं। इस तरह अगर हम बात करें तो एन एक्सटेंडेड period of the intensive nutritional support for those patients who cannot be able to tolerate oral or interior nutrition। देख, जब हम TPN देते हैं तो ये होली सोली हम सिर्फ उसको TPN देते हैं। इसके साथ जो कोई और रूट है, फॉर एग्जांपल ओरल या किसी ट्यूब के थ्रू हम उसको GIT जो ट्रैक है उसके थ्रू फिर हम उसको कोई और न्यूट्रिशन नहीं देते। ये जो टोटल TPN इसीलिए भी उसको कहते हैं क्योंकि टोटली ये डिपेंडेंट होते हैं इंटरवेनस फ्लूइड के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर। लेकिन अगर हम PPN की बात करें हम किसको देते हैं? who can tolerate some oral feeding, functioning the gut, but cannot ingest adequate amount of food to meet their nutritional need। इसमें जो पेशेंट है वो मतलब ले सकते हैं, जो न्यूट्रिशन है ओरली भी वो ले सकते हैं, बट देयर इज मे बी अ प्रॉब्लम इन देयर द GIT ट्रैक। तो इसको जो एब्जॉर्ब करनी चाहिए एडुकेट, उस तरह वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई हम कम्बिनेशन में हम जो है दे सकते हैं। हम PPN भी देते हैं और ओरल जो रूट है उसके थ्रू भी हम उसको दे सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, सो इट्स एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ सेंट्रल वेनस कैथेटर। अगर PPN
टीपीएन की हम बात करें तो ये जो हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं, जो सेंट्रल वेनस कैथेटर है उसके थ्रू हम करते हैं। और अगर हम पीपीएन की बात करें तो जो पेरिफेरल इंटरवेनस कैथेटर है, जो पेरिफेरल वेन्स है उसके थ्रू हम उसको दे सकते हैं। टीपीएन सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड डेस्ट्रोज, इसमें प्रोटीन और डेस्ट्रोज की अगर हम अमाउंट की बात करें तो हाई कंसंट्रेशन में ये पाई जाती है। अगर हम इसके बात करें सोल्यूशन के पीपीएन के, सो टू टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉमनली यूज इन अ नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द पीपीएन। एक हमारे पास जो है लिपिड एमल्जन है एंड द सेकंड वन इज अमीनो एसिड डेस्ट्रोज सॉल्यूशन। ये मोस्टली जो है हम पेशेंट को दे देते हैं। लेकिन अगर हम टीपीएन की बात करें सो वेरियस कंपोनेंट्स लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, हमारे पास जो है ट्रेस एलिमेंट्स इन इंसुलिन आर एडेड बेस ऑन द नीड ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो मतलब इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिएंट है वो सारे उसमें शामिल हो, क्योंकि ये कंप्लीट डाइट होते हैं। पीपीएन के साथ जो है हम किसी और डाइट को भी दे सकते हैं, मतलब ओरली भी हम दे सकते हैं, एनजी के थ्रू भी हम दे सकते हैं। लेकिन टीपीएन में सिर्फ टोटली जो डिपेंडेंट होते हैं वो इंटरवेनस न्यूट्रिशन के ऊपर होते हैं, इसके साथ हम कोई और नहीं देते। ये हमारे पास डिफरेंट साइट हैं जहाँ पे हम जो मेन किनोला है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जिस तरह ये देखिए इंटरनल जुगुलर वेन है, तो उसमें भी हम जो है उसको लगा सकते हैं। ठीक है, और ये आप पेरिफेरल साइड पे देख सकते हैं कि दिस इज पेरिफेरल साइड पे जो है हम लगा सकते हैं। ये फेमोरल एरिया पे भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, जो सीवीपी सेंटर जो वेन है उसमें भी हम लगा सकते हैं। जीवीपी भी हम कर सकते हैं, मतलब जो जुगुलर वेनस है वहाँ पे भी हम लगा सकते हैं उसको। तो ये डिफरेंट साइट है जहाँ पे हम लगा सकते हैं, मतलब न्यूट्रिशन के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो ये हमारे पास न्यूट्रिएंट है और ये अमाउंट है, ये टोटल जो है ये ट्रेस की जाती है 5 ml में। तो अगर हम अमीनो एसिड की बात करें तो ये तकरीबन 85 ग्राम जो है ये 5 ml ये पाई जाते हैं। सर डेक्सट्रोज जो है वो 250 ग्राम, लिपिड जो है वो 100 ग्राम, सोडियम की अगर हम बात करें तो 150 MEQ, अगर पोटाशियम की बात करें तो दिस इज 80 MEQ, कैल्शियम जो है ये 360 मिलीग्राम एंड मैग्नीशियम 240 mg, क्लोराइड हमारे पास है 143। और अगर हम बात करें मतलब इसके अलावा हमारे पास जो मेन न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, तो ये तकरीबन हमारे पास है 310 ग्राम। तो ये टोटल कंसंट्रेशन की बात हो रही है टीपीएन में, ये इतने अमाउंट में जो है ये न्यूट्रिएंट उसमें पाए जाते हैं। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि जो इंट्रावेनस जो कैथेटर है जो हम यूज़ करते हैं, तो उस साइड पे इरिटेशन भी हो सकते हैं, उस साइड पे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल वेनस जो लाइन है, जो कैथेटर है वो फॉर लॉन्ग टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं, सो देयर इज रिस्क फॉर द इन्फेक्शन। एम्बुलिज्म भी हो सकते हैं, क्योंकि एम्बुलिज्म एयर भी आ सकते हैं अगर हम उसको इन्फ्यूज़ कर रहे हैं और उसमें एयर आ जाए, तो इसकी वजह से एम्बुलिज्म हो सकते हैं, देयर इज अ चांसेस फॉर द एम्बुलिज्म। कोलिसिस्टाइटिस भी हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। कोलिलिथियासिस भी हो सकते हैं, दिस इज द स्टोन एंड द गॉल ब्लैडर। स्टेटोसिस भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट हेपेटाइटिस भी उसको कह सकते हैं। इसको स्टेटोसिस को आप सिंपली यू कैन से कि जैसे द जो फैटी लीवर है, ठीक है, फैट्स लीवर के ऊपर आ जाते हैं तो फैटी लीवर बन जाते हैं, ये इसके कॉम्प्लिकेशन है। इसी तरह अभी हम बात करेंगे इन्फेंट फार्मूला फीडिंग। ठीक है, कि इन्फेंट फार्मूला फीडिंग है क्या, हम कब जो है उसको दे सकते हैं। एक हमारे पास है ब्रेस्ट फीडिंग जो नेचुरल मेथड है फॉर द न्यूट्रिशन विच इज़ प्रोवाइड टू द इन्फेंट न्यूनेट बेबीज़। और एक हमारे पास है फार्मूला फीडिंग को हम आर्टिफिशियल या मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, जो डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। हम वो चिल्ड्रन, वो इन्फेंट या वो बेबीज़ जिसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होते,
from the mothers. Either there may be multiple reason behind that कि why the need is not fulfilled of the infant. तो फिर हम स्टार्ट कर देते हैं फार्मूला फीडिंग को. सो फार्मूला फीडिंग है क्या? द फीडिंग और एन infant or toddler prepared formula instead of or in addition to the breastfeeding. breastfeeding देख, या तो हम ये जो है ना एक प्रिपेयर फार्मूला होते हैं और ये हम इन्फेंट या टॉडलर को हम दे देते हैं इंस्टीड ऑफ का मतलब ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग हम नहीं देते और उसके जगह जो है हम उस फार्मूला फीड देते हैं. इन एडिशन टू ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ये है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाते हैं लेकिन इसके साथ साथ जो है हम फार्मूला फीड भी देते हैं. तो दो सिचुएशन हो सकते हैं. ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द फार्मूला फीड एंड इट मे बी द एडिशन टू द ब्रेस्ट फीडिंग. सम पेरेंट चूज फार्मूला फीडिंग either because of the personal preference or because medical conditions of either the mother or the infant make breastfeeding ill advice. ये डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं. कुछ पेरेंट ऐसे हैं जो फार्मूला फीडिंग को चूज़ करते हैं इसके, या तो ये भी हो सकता है कि मतलब जो प्रेफरेंस है पर्सनल प्रेफरेंस की वजह से कि मतलब वो अपनी बॉडी इमेज जो है उसके मुताबिक वो कंसर्न्स होते हैं उसको. और दूसरा ये भी है कि देयर में भी सम मेडिकल कंडीशन भी हो सकते हैं, या तो जो ब्रेस्ट मिल्क है वो उसकी इसी तरह प्रोडक्शन नहीं होते, या कुछ और भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं मदर को, या अगर मदर कोई ऐसी मेडिसिन ले रही है जिसकी वजह से मतलब वो क्रॉस कर देते हैं और जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो मिल्क देते हैं उसमें उसका असर जो है बच्चे तक मुंतकिल हो सकते हैं, या कोई और ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें वो अपने बच्चे को फीड नहीं करवा सकते. सो एट दैट टाइम फिर जो है हम फार्मूला फीड को सेलेक्ट करते हैं. अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एक तरफ हमारे पास ब्रेस्ट फीडिंग है और दूसरी तरह हमारे पास फार्मूला फीडिंग है. तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेज की हम बात करें तो एक तो यह है कि दिस इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज़. ये एंटीबॉडीज़ की सोर्स है जिसमें ब्रेस्ट मिल्क की अगर हम बात करें तो इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में पाई जाता है और दिस इज़ द मेन एंटीबॉडीज़ है जो की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. दूसरा ये है कि दिस इज़ फ्री ऑफ जर्म, इसमें बैक्टीरिया नहीं होते. ठीक है. दूसरा ये है कि दिस इज़ मतलब कि नो रिस्क फॉर द एलर्जी एंड रिएक्शन या एलर्जी की चांसेस भी उसमें बहुत कम होते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो मदर है और जो चाइल्ड है उसके बीच एक बॉन्ड भी बन जाता है. इसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये एक्सपेंसिव भी नहीं है और प्रिपरेशन की भी उसको नीड नहीं होती, बल्कि प्रिपेयर जो मिल्क है वो अवेलेबल होते हैं. ब्रेस्ट फीडिंग अगर हम बात करें सो दिस इज़ ये जो यूट्रस साइज है उसको भी रिड्यूस करते हैं, क्योंकि जब भी बेबी जो है वो सकिंग करते हैं सो एट दैट टाइम ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाते हैं ज़्यादा अमाउंट में, और ऑक्सीटोसिन जो यूट्रस है उसकी कंट्रैक्शन कर देते हैं तो उसकी जो साइज है उसको बिल्कुल नॉर्मल की तरफ लेकर आते हैं. अगर हम फार्मूला फीडिंग की बात करें तो एक इसकी एडवांटेज तो ये है कि लेस पेनफुल है. दूसरा है कि अदर पीपल कैन बी फीड द बेबी, मतलब घर में और भी जो लोग हैं वो भी उसको फीड करवा सकते हैं, मतलब मदर की ज़रूरत नहीं होती उस टाइम. एंड मे कंटेन सप्लीमेंट भी उसमें हो सकते हैं लाइक विटामिन और मिनरल. अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो द ब्रेस्ट फीडिंग में भी पेनफुल हो सकते हैं और मदर नीड टू बी प्रेजेंट, जो मदर है वो हर टाइम प्रेजेंट होनी चाहिए. और डिमेज ब्यूटी, उसकी जो इमेज है ब्यूटी है उसको भी डिमेज कर सकते हैं. अगर हम फार्मूला की बात करें सो मोर लाइकली डेवलप टू द इलनेस, डायरिया काज कर सकते हैं. इसी तरह जो है एक्सपेंसिव भी है बहुत ज़्यादा. ठीक है. तो मतलब ये उसके डिसएडवांटेज है अब द फार्मूला फीड. अब रीज़न फॉर चूजन फार्मूला फीडिंग, मतलब फार्मूला फीडिंग को क्यों चूज़ करते हैं, इसकी बिहाइंड क्या रीज़न हो सकते हैं, व्हाट इज़ द रेशनल बिहाइंड इट. सो देयर इज एन एडुकेट सप्लाई ऑफ द मैटरनल ब्रेस्ट मिल्क. पहला तो ये है कि जो मैटरनल ब्रेस्ट मिल्क है मे बी कि एट वेल बी इन एडुकेट, हो सकता है कि वो इन एडुकेट हो, मतलब वो अकॉर्डिंग टू जो उनकी रिक्वायरमेंट है बेबी की उसके मुताबिक ना हो, उससे कम हो तो मजबूरन अपने फिर फार्मूला फीड की तरफ जाना है. द बेबी इज सकिन इनसफिशेंटली, अगर बेबी की सकिन जो है वो उस टाइप की नहीं है, इनसफिशेंटली है, तो फिर हम उसको बोतल फीड करवा सकते हैं. पेरेंट आर अनएबल टू क्वान्टिफाई
quantify amount of the breast milk received by the baby. Some parents want to know exactly how much their baby is receiving at each feeding, and formula bottle feeding allow the exact measurement. दूसरा है कि कुछ जो पेरेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अबाउट द वॉल्यूम के, मतलब कितनी वॉल्यूम जो है वो फीड करवा चुके हैं अपने बच्चों को। तो अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो बच्चे खुद उसको सक करते हैं, तो मे बी इट विल बी हाई अमाउंट में या लो अमाउंट, लेस अमाउंट में उसको मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बोतल फीड दे रही है तो फिर आप उसको काउंट कर सकते हैं, आप उसको क्वान्टिफाई कर सकते हैं कि मतलब कितने ml जो है आपने जो बेबी है उसको दे दी है। इसके अलावा सिग्निफिकेंट रीजन फॉर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग इज कंसर्न्स अबाउट द ट्रांसफरिंग सर्टन ड्रग दैट मदर इज टेकिंग थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क टू द इन्फेंट। एक कंसर्न ये भी है कि मतलब बास टाइम जो मदर है वो कुछ मेडिसिन लेती है, तो वो मेडिसिन ट्रांसफ़र हो सकते हैं एंड ब्रेस्ट मिल्क में फ्रॉम द मदर टू जो इन्फेंट है उसको, इसलिए भी जो है मोस्टली उसको नहीं करवाते, मतलब बोतल फीड उसको फिर देते हैं। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ अ मदर मस्ट रिटर्न टू द वर्क शॉर्टली आफ्टर देयर बेबीज डिलीवरी। एक वजह ये भी है कि मतलब जो मदर्स हैं मतलब वो जब डिलीवरी हो जाते हैं तो इसके बाद आपकी उसकी जो अपनी कॉम से उसमें मतलब वापस वो रिटर्न हो जाते हैं। A benefit of the bottle feeding is that the entire family can immediately becomes intimately involved in all aspect of the baby's care including feeding। इसके एक बेनिफिट ये भी हैं कि मतलब जो बोतल फीडिंग की अगर हम बात करें तो फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वो कैन ईजिली जो है उसको फीड करवा सकते हैं, मदर अगर मौजूद भी ना हो। अब बेस्ट फार्मूला फॉर द बेबी, अगर हम बेस्ट फार्मूला की बात करें सो देयर इज़ नो वन बेस्ट फार्मूला। आप नहीं कह सकते कि मतलब ये जो मिल्क है दिस इज़ बेस्ट फॉर ऑल एजेस एंड फॉर ऑल इंडिविजुअल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन, इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन कि अपनी कौन सी कंडीशन में कौन सी जो फीड है आपने उसको एडवाइस करने हैं। सो देयर इज़ नो एविडेंस दैट वन ब्रांड और फार्मूला इज़ बेटर देन अनदर, हाउ एवर यू शुड कंसिडर। ऐसा कुछ एविडेंस नहीं है कि आप उसकी बेस पे आप कह दें कि हाँ इस कंपनी का जो मिल्क है प्रोडक्शन है इट्स बेटर देन द अनदर वन। लेकिन आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। पहले क्या है कि चूजिंग, जब भी आप चूज़ करते हो अ फार्मूला बेस्ड इन अ काउ मिल्क अनलेस देयर इज अ कल्चरल, रिलीजियस और द हेल्थ रीज़न टू यूज़ अ डिफरेंट फार्मूला, तो सबसे पहले आपने जो चूज़ करना है द बेस्ट फार्मूला एज अ काउ मिल्क। अगर कोई ऐसी रिलीजियस इशू हो या कल्चर हो, जिस तरह अगर हम बात करें हिंदुस्तान के, इंडिया में, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट लाइक टू ईट द मीट्स ऑफ द काउस, और कुछ जो है उसके मतलब मिल्क को भी नहीं लेते। तो मतलब ये रिलीजियस और कल्चरली अगर कोई मतलब प्रोहिबिशन नहीं है तो यू कैन गिव द cow milk. If possible, choosing a formula with a lower protein level, which may reduce your baby's risk as a being overweight or obese in a later life. अगर पॉसिबल हो तो जो फार्मूला आप एडवाइस करते हो इन्फेंट को या बेबीज़ को, तो इट शुड भी उसमें जो प्रोटीन की अमाउंट है वो लेस होनी चाहिए, क्योंकि जब अगर रिच अमाउंट में आप प्रोटीन लोगे तो लेटर ऑन फिर जो है आप ओबेसिटी की तरफ जा सकते हो, ओवरवेट की तरफ आप जा सकते हैं। यूजिंग स्पेशल formulas like lactose free या soya bean formula if they are recommended by the doctor। अगर डॉक्टर ने कोई स्पेसिफाई, अगर कोई ऐसे पेशेंट है जो मतलब लैक्टोलोज इंटॉलरेंस है, तो हम उसको जो मिल्क देते हैं वो लैक्टोलोज फ्री फार्मूला हम उसको फिर दे देते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन एंड टेक इन टू अकाउंट द प्राइस एंड अफोर्डेबिलिटी। जब भी आप कोई भी मेडिसिन कोई भी फार्मूला जब आप एडवाइस करते हैं तो आपने उसका प्राइस का भी ख्याल रखना है, क्योंकि ये अफोर्डेबल है फॉर द पेरेंट और नहीं, तो अपनी इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अगर हम अवेलेबल इन्फेंट फार्मूला प्रिपरेशन की बात करें, सो द इन्फेंट फार्मूला कम्स इन अ थ्री फॉर्म में ये हमारे पास अवेलेबल है। द बेस्ट चॉइस डिपेंड ऑन योर बजट एंड डिज़ायर फॉर द कन्वीनियंस। अगर हम ये कहें कि उसमें से बेस्ट कौन से हैं, तो ये डिपेंड करते हैं आपके बजट पे और आपकी जो
डिज़ायर है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। 3 मेन टाइप 3 फॉर्म में हमारे पास ये फार्मूला फीड आते हैं। एक हमारे पास पाउडर फार्मूला है जो हमारे पास पाउडर फॉर्म में आते हैं, लाइक एंश्योर जिस तरह हमारे पास है, और फिर उसको हम वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं और फिर उसको अच्छी तरह जब मिक्स की जाती है तो देन जो बेबी है उसको बोतल के थ्रू उसको फिर मतलब फीड करते हैं। दूसरा हमारे पास कंसंट्रेटेड लिक्विड फार्मूला है। इसमें हमारे पास जो मिल्क आते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन हाई कंसंट्रेशन में जो है ये सारे न्यूट्रिएंट उसमें मौजूद होते हैं, तो उसको फर्दर फिर हम वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी कंसंट्रेशन को कम किया जाए। और द थर्ड वन जो है दिस इज रेडी टू यूज़ फार्मूला। मतलब रेडी टू यूज़ फार्मूला का मतलब एक ऐसे द मोस्ट कन्वीनियंट टाइप ऑफ इन्फेंट फार्मूला। इट्स डजंट नीड टू बी मिक्स विद वाटर। इसमें मजीद वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, बट इट इज़ आल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑप्शन। लेकिन इसकी जो अगर हम ड्रॉबैक की बात करें या डिसएडवांटेज की बात करें तो दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। ठीक है, तो अफोर्डेबल नहीं होंगे फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल। अगर टाइप्स ऑफ मिल्क फार्मूला मिल्क की अगर हम बात करें, सो कमर्शियल इन्फेंट फार्मूला आर रेगुलेटेड बाय द फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। देयर आर मेजर 3 टाइप आर अवेलेबल। अगर हम एफडीआई की बात करें, यानी जो हमारे पास जो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने जो कमर्शियल इन्फेंट फार्मूला को रेगुलेट की है, उसकी अगर हम बात करें 3 टाइप में हमारे पास अवेलेबल है। एक हमारे पास काउ मिल्क प्रोटीन बेस्ड फार्मूला है, एक सोई बेस फार्मूला है, सोयाबीन बेस फार्मूला है, और एक प्रोटीन हाइड्रोलाइज फार्मूला। ये 3 टाइप्स के मेन जो हमारे पास कमर्शियल जो फार्मूलीज है, इन्फेंट फार्मूले, ये अवेलेबल है मार्केट में। द काउ मिल्क प्रोटीन बेस फार्मूला की अगर हम बात करें, सो मोस्ट इन्फेंट फार्मूला इज मेड विद द काउस मिल्क दैट बीन अल्टर्ड टू रिजेंबल द ब्रेस्ट मिल्क। जो काउ मिल्क है उसमें मॉडिफिकेशन लेकर आते हैं और उसको कोशिश की जाती है कि वो तकरीबन रिजेंबल हो ब्रेस्ट मिल्क के, और फिर वो देते। तो दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है। दिस गिव द फार्मूला द राइट बैलेंस ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड मेक्स द फार्मूला इजियर टू डाइजेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो फार्मूला है उसमें जो न्यूट्रिएंट है उसकी बिल्कुल राइट जो बैलेंस है उसको बरकरार रखा जाता है और ये आसानी से डाइजेस्ट होते हैं। सो मोस्ट बेबी डू वेल ऑन द काउ मिल्क फार्मूला। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो उसको टॉलरेट करते हैं और इसके साथ वो कंपार्टेबल होते हैं। सम बेबीज हाउ एवर सच एज डूज एलर्जी टू द प्रोटीन एंड अ काउ मिल्क नीड अदर टाइप ऑफ इन्फेंट फार्मूला। लेकिन अगर कोई ऐसी बेबीज हो जो एलर्जिक हो प्रोटीन को, तो फिर वो किसी और फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। काउ मिल्क फार्मूला जो है मोस्ट बेबी फार्मूला milks are based on modified cow milk which is recommended over and other types of the formula is more for the most baby। मोस्टली जो यूज़ की जाते हैं ना फार्मूला, तो दिस इज अ काउ मिल्क फार्मूला, लेकिन उसमें चेंजेस लेकर आते हैं, उसको मॉडिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोटीन की बात करें, सो काउ मिल्क में प्रोटीन ज़्यादा मकदार में होते हैं, लेकिन अगर हम बेबी की बात करें तो उसमें इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो है मतलब किडनी को डैमेज कर सकते हैं। द प्रोटीन इन अ मिल्क कैन बी ब्रेक डाउन। तो इसलिए जो मिल्क की प्रोटीन है, जो काउ मिल्क प्रोटीन है, उसको ब्रेक डाउन की जाती है कॉर्ड्स में, यानी केसीन और वाई में। ठीक है, 2 पार्ट में उसको डिवाइड की जाते हैं। केसीन इज अ लंपी एंड वाई इज अ वाटरली। ठीक है, वाई जो है दिस इज जस्ट लाइक वाटरली, मतलब जिस तरह हम अगर मिल्क जो है उसको हम अगर वो कर ले, हम उससे लस्सी बना ले, तो दिस इज अ वाटरली वाई। और केसीन हमारे पास लंपी टाइप्स के होते हैं। द रेशो ऑफ केसीन टू वाई कैन वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ बेबी फार्मूला मिल्क। देयर आर 2 मेन टाइप्स। अगर हम रेशो की बात करें कि कितने अमाउंट में केसीन है और कितने अमाउंट में वाई है, सो दिस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ बेबी मिल्क फार्मूला के ऊपर वो डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग। और 2 मेन टाइप है उसकी। द फर्स्ट टाइप इज फर्स्ट स्टेज फार्मूला उसको कहते हैं। इसमें क्या है कि दीज मिल्क आर बेस्ड मोस्टली ऑन वाई। ये वाई अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो वाई जो है वो हाई कंसंट्रेशन में होते हैं एज कंपेयर टू द केसीन। अगर हम रेशो की बात करें,
वाई रेश केसिन प्लस वाई रेशो की बात करें तो 40% इसमें केसिन होते हैं और 60% इसमें हमारे पास वाई होते हैं। दियर ये जो है मतलब फर्स्ट स्टेज फार्मूला दे आर सुटेबल फॉर योर बेबी फ्रॉम बर्थ अप टू अबाउट अ ईयर। 1 साल तक जो बेबी है उस इन्फेंट है उसके लिए मतलब सुटेबल है, बट and are taught to be easier for baby to digest than casein based milk। जो वाई बेस्ड मिल्क है ये इजीली डाइजेस्ट होते हैं एज कम्पेयर टू केसिन। सेकंड स्टेज जो है फॉलो ऑन हंग्री बेबी फार्मूला, दीज मिल्क कंसिस्ट ऑफ मोस्टली केसिन इसमें ज़्यादा होते हैं। अगर हम केसिन वाई रेशो की बात करें तो 80% इसमें केसिन होते हैं और 20% उसमें वाई होते हैं। लेकिन हमने पहले बात की कि जो ये है मतलब जो केसिन बेस्ड फार्मूला है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होती एज कम्पेयर टू वाई बेस्ड फार्मूला। तो मैन्युफैक्चर जो है वो क्लेम डेट द हायर casein content mean the milk take longer to digest, keeping baby जो है fuller for longer। इसमें यह है कि जो केसिन टाइप है वो ज़्यादा टाइम लेते हैं फॉर द डाइजेशन, लॉन्ग टाइम लेते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि अगर आप उसको बच्चों को दे देते हैं तो फॉर द लॉन्ग टाइम जो है लॉन्ग टाइम के लिए फिर वो उसको भूख नहीं लगते हैं क्योंकि वो डाइजेशन उसकी इतनी स्पीडली नहीं होती। द सेकंड वन इज अ सोई बेस्ड फार्मूला, सोयाबीन बेस्ड फार्मूला कैन बी यूजफुल इफ यू वांट टू एक्सक्लूड एनिमल प्रोटीन फ्रॉम योर चाइल्ड डाइट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो चाइल्ड डाइट है उसमें एनिमल प्रोटीन ना हो तो आप सोई बेस्ड फार्मूले की तरफ आप जा सकते हैं। सोई बेस्ड इन्फेंट फार्मूला माइट आल्सो बी एन ऑप्शन फॉर द बेबीज हु आर intolerant or allergic to the cow milks। ये हम उस बेबीज को इजीली दे सकते हैं या तो वो एलर्जिक हो या जो काउ मिल्क है उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। फार्मूला are to lactulose are carbohydrates naturally found in a cow milk। देख अगर हम काउ मिल्क की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट और लैक्टोज नेचुरली उसको पाई जाते हैं। However, babies who are allergic to the cow milk might also be allergic to the soybean milk। ठीक है, तो अगर कोई बेबीज ऑलरेडी एलर्जिक है काउ मिल्क को तो चांसेस है कि वो सोयाबीन मिल्क को भी मतलब वो इंटॉलरेंट करे, उसको एलर्जी हो उसको। अब एक और टाइप है हमारे पास जिसको हम कहते हैं गोट मिल्क फार्मूला। डिफरेंट काइंड्स ऑफ गोट मिल्क फार्मूला आर अवेलेबल इन द शॉप। They are produced to the some nutritional standards of a cow milk based formula। Goat milk formula is not less likely to cause allergies and the babies than the cow milk formula। इसमें जो cow milk formula है और जो goat milk formula है इसमें जो मेन डिफरेंट है कि इसमें जो रिएक्शन है जिसमें एलर्जी है उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं एज कम्पेयर टू द काउ मिल्क। अब एंटी रिफ्लेक्स या स्टे डाउन फार्मूला, दिस टाइप ऑफ फार्मूला इज टेकन विद इन द एम ऑफ प्रिवेंटिंग रिफ्लेक्स इन अ बेबीज व्हेन द बेबीज ब्रिंग अप मिल्क ड्यूरिंग और आफ्टर फीड। ये उस बेबीज के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है एंटी रिफ्लेक्सेस कि कुछ बेबीज ऐसे होते हैं जैसे उसको आप फीड दे देते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो उसको फिर ओमेट कर देते हैं, उसकी ओमेटिंग कर देते हैं, उसको वापस रिफ्लेक्स कर देते हैं। तो मतलब ये उन बेबी के लिए सबसे बेस्ट है जो मतलब वो टॉलरेट नहीं कर सकते और ओमेट करते हैं मतलब ओमेटिंग करते हैं। तो ये जो फार्मूला बनाया गया है एंटी रिफ्लेक्स या स्टे डाउन फार्मूला, ये इस टाइप की जो बेबीज है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लैक्टोलोज फ्री फार्मूला, कुछ बेबीज ऐसे होते हैं जिसको आप जब दे देते हैं मतलब जो फीड करते हैं तो वो लूज मोशन कर देते हैं, डायरिया करते हैं क्योंकि मामूली से जो मदर है फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या है कि बास टाइम उसमें जो नेचुरल होते हैं या जो नेचुरल लैक्टोलोज होते हैं वो टॉलरेंस नहीं कर पाते, तो फिर ऐसी बेबीज़ को हम एडवाइस करते हैं लैक्टोलोज फ्री फार्मूला। दिस फार्मूला इज सुटेबल फॉर द बेबीज हु आर लैक्टोलोज इंटॉलरेंस हो एंड दिस मीन they can't absorb the lactose and a sugar found in a milk and dairy product। lactose intolerance symptom include डायरिया हो सकते हैं उसको, एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये टाइप के अगर साइन सिम्टम है तो इट मे बी ड्यू टू द लैक्टोज क्योंकि वो
उसको नहीं कर सकते, मतलब टॉलरेट नहीं कर सकते. द थर्ड वन इज अ हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन फार्मूला. Hydrolyzed protein formula, if the baby is diagnosed as being allergic to the cow milks in appropriate infant formula is fully hydrolyzed breakdown protein. There are two versions available. अगर कोई ऐसे बेबीज हैं जो काउ मिल्क को एलर्जी है उसको, तो हम उसको फिर हाइड्रोलाइज प्रोटीन फार्मूला देते हैं. उसके टू टाइप है, एक है पार्शियली हाइड्रोलाइज फार्मूला जिसको कंफर्ट फार्मूला भी कहते हैं. दिस टाइप ऑफ फार्मूला मिल्क इज मेड कंप्लीटली फ्रॉम द वाई पोर्शन. ये जो बनाया गया है दिस इज फ्रॉम द वाई पोर्शन. और वाई में हमने कहा था एक तो ये वाटरली होते हैं और दूसरी इसकी खूबी है कि ईजिली डाइजेस्ट होते हैं, उसके इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ईजिली होते हैं. इट्स अ मार्केट is a being easier to digest. हमने पहले कहा था कि easily digest होते हैं and suitable for the baby suffering from the colic. अगर किसी को abdominal pain हो, वेंट्स एंड स्टमक पेन हो, तो इसके लिए ये सबसे बेस्ट फार्मूला है. दे आर आल्सो समटाइम promoted as being and after the choice with the allergies. अब दूसरा जो टाइप है दिस इज अ फुली हाइड्रोलाइज्ड फार्मूला स्पेशली डायग्नोज फॉर द बेबीज विद एलर्जी और इंटॉलरेंस टू द काउ मिल्क. अगर कोई ऐसी बेबीज हो या तो वो एलर्जिक हो काउ मिल्क को या वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, तो इसके लिए फिर जो फुली हाइड्रोलाइज्ड फार्मूला है ये प्रिपेयर किया गया है. फार्मूला फीड जो है इसमें एलर्जिनेसिटी जो है वो डिक्रीज की जाती है, वो डिक्रीज द चेंज इन लेंथ. फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये अमीनो एसिड के एक लंबी चेन से बना हुआ है, तो अगर हम उसकी चेंज को डिक्रीज करें तो इसकी वजह से जो एलर्जीज है वो भी डिक्रीज हो जाएंगे. गुड नाइट मिल्क जो है सम फॉलो ऑन फार्मूला हैज जो है सीरियल एडेड to aids and it's sold as a special formula for the babies to have at home. This type of formula is not need and there's no evidence that the baby settle better or sleep longer after the having aid. Good milk formula वो फार्मूला है जिसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाती है, सीरियल जो है उसमें ऐड की जाते हैं और फिर बच्चों को नाइट के टाइम पे मोस्टली बेड टाइम के पे उसको पिलाई जाती है. लेकिन ऐसी कोई एविडेंस नहीं है जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि जो गुड नाइट मिल्क है वो या तो जो चिल्ड्रन है इन्फेंट है उसके स्लीप आवर को इंक्रीज कर देते हैं या उसकी जो स्लीप क्वालिटीज है उसको एनहांस कर देते हैं. इसकी कोई एविडेंस नहीं है. गुड नाइट फार्मूला शुड नेवर बी गिवन टू द बेबीज अंडर द 6 मंथ ओल्ड. लेकिन एक बात याद रखें कि अगर कोई भी इन्फेंट है जिसकी एज 6 मंथ से कम है तो उसको आप गुड नाइट मिल्क फार्मूला नहीं दे सकते. ग्रोइंग अप मिल्क या टॉडलर मिल्क भी उसको से कह सकते हैं. टॉडलर जो एज होते हैं दिस इज फ्रॉम द 1 से लेकर 3 तक जो एज है ईयर इसको हम कहते हैं टॉडलर, और 1 से कम होते हैं 28 से 1 तक तो उसको हम कहते हैं इन्फेंट. सो ग्रोइंग अप इन अ टॉडलर मिल्क्स आर मोर is alternative to whole cow milk for a toddler and a children in age over 1 year. देखिए मतलब अगर किसी भी चाइल्ड के एज 1 ईयर से इंक्रीज हो या 1 ईयर हो तो फिर हम उसको ग्रोइंग अप मिल्क फार्मूला हम उसको दे सकते हैं, यानी उसको हम जो है होल काउ मिल्क जो है हम उसको दे सकते हैं. होल काउ मिल्क इज अ सुटेबल चॉइस एज अ मेन ड्रिंक फॉर योर चाइल्ड फ्रॉम द एज 1. लेकिन अगर ये हम सही ड्यूरेशन की बात करें तो एक एज के बाद जो है 1 ईयर के बाद आप उसको होल काउ मिल्क जो है आप उसको दे सकते हैं. सेमी स्केम काउ मिल्क कुछ ऐसे काउ मिल्क जिसको हम जो है हीट दे देते हैं और हीट के थ्रू हम उसको उबाल देते हैं. सो एज अ सुटेबल मैन ड्रिंक फॉर अ चिल्ड्रन हु आर ईटिंग अ बैलेंस डाइट. मतलब ये हम अगर किसी जो बच्चे हैं उसकी एज 2 ईयर से ज़्यादा है तो फिर हम उसको सेमी स्केम काउ मिल्क दे सकते हैं. मतलब हीट का दिया हुआ जो उबालते हैं ना तो वो वाली मिल्क हम उसको दे सकते हैं. So these are the references from which we make these
presentation. So thank you so much for listening me. If you have any question, any queries, you can ask me on the comment section. I will try to give the answer timely. Simply, shortly मैं आपको summarize करवा दूं कि this is a very important topic because most of the patient जब हमारे पास आते हैं और आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो हमारे पास जो क्योंकि नीड्स होते हैं न्यूट्रिशन, दिस इज द बेसिक नीड ऑफ द एवरी ह्यूमन बीइंग, चाहे वो पेशेंट हो चाहे वो हेल्थी कोई इंडिविजुअल हो। तो हमारे पास जब एडमिट होते हैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट, तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको सॉल्विंग प्रॉब्लम होते हैं या उसकी ये कंफ्यूज होते हैं, उसकी जीसीएस इतने इंटैक्ट नहीं होते, तो इसकी वजह से अगर हम उसको देंगे फूड तो मे बी कि वो एक्सपायरेट कर सके और एक्सपायरेशन नमूने हो जाए और इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो हमें पता होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसे इंडिविजुअल है जो अनएबल टू टुक समथिंग बाय माउथ, तो एट दैट टाइम व्हाट शुड यू डू, तो आप क्या करोगे? सो एट दैट टाइम आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन कौन से रूट है, मतलब एंट्रल रूट कौन से है, पेरेंटल रूट कौन से है, एंट्रल की जो मेन सेक्स टाइप्स फीडिंग ट्यूब है वो कौन से है, कब हम उसको देने हैं, तो मतलब किस तरह अगर आपने उसको एनजी फीड करना है तो आपने उसके लिए क्या करना है, कौन सी पोजीशन आपने उसको देने हैं, उसको एस्पायरेट करने हैं नहीं करने हैं, मतलब उसको जो है बैक फ्लो उसकी चेक करने हैं नहीं चेक करने हैं, उसके मतलब इन प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें। सो एज अ नर्स यू आर सपोज टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग। न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी डिजीज़ को हम ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन। As a nurse, you are supposed to know about each and everything, so you are supposed to also know about the nutrition of the patient. जिस तरह जो मेन हॉस्पिटल है जो जीसीआई के साथ रिकग्नाइज है, सो दिस इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स कि वो जो है रिव्यू कर ले पेशेंट डाइट को। फॉर एग्जांपल अगर आपने लेबॉरेटरी टेस्ट करवाई है, इलेक्ट्रोलाइट्स करवाई है और पेशेंट की जो सोडियम लेवल है वो इंक्रीज है, तो आपने उसकी जो डाइट है उसको अपनी चेंज करवा देने हैं फ्रॉम द डाइटेशन, और आपने लो सोडियम लो फैट की तरफ अपने पेशेंट को लेकर जाना है। इस तरह अगर कोई पेशेंट है और वो हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट है, उसकी शुगर ऑलरेडी इंक्रीज है, तो जब आप उसके लिए एडवाइस करोगे डाइट, सो इट विल बी अ शुगर फ्री डाइट्स। तो मतलब एज अ नर्स आपके पास इन सारी चीज़ों की जो है नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह आप जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह आप किसी की इम्यूनिटी को एनहांस कर सकते हैं, किस तरह आप जो है अपने इम्यूनिटी को एनहांस कर सकते हो। तो मतलब आपके पास न्यूट्रिशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो एज अ नर्स, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये दिस इज द मेन फिजियोलॉजिकल नीड की अगर हम बात करें, सो वन ऑफ द बेसिक नीड एज अ न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन की वजह से काफ़ी डिजीज़ भी होते हैं, जिस तरह अगर हम मरासमस की बात करें, क्वाशकर की बात करें, सो जो तो प्रोटीन डिफिशेंसी की वजह से होते हैं, अदर जो माल न्यूट्रिशन है उसकी वजह से होते हैं, ठीक है। तो देयर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ है, कॉम्प्लिकेशन है, इन्फ्लामेशन है, जो दिस इज द मेन cause of that is nutrition. So nutrition support is very important in a nursing, so you are supposed to know about each and everything about the needs of the patient. So thank you so much for listening me. If you have still any confusion queries, you can ask in the comment section. I will try to give the answer timely. Thank you so much for listening me and watching me. इंशाल्लाह जो 5th यूनिट है इसके साथ दोबारा मिलेंगे, एंड तब तक जो है हमें इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने फीडबैक से हमें आगाह करें, जहाँ भी नीड हो इम्प्रूवमेंट की, तो आप हमें अपनी सजेशन दें, अपनी ओपिनियन दें। वी विल ट्राई कि हम उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक्स वंस अगेन।